प्रशांत जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो यू टर्न हुआ अभी बिहार की राजनीति में, कहा जा रहा है कि देश की राजनीति पर इसका असर होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ। मेरी समझ से ये स्टेट स्पेसिफिक डेवलपमेंट है और जो भी इसका असर है वो बिहार तक सीमित होना चाहिए। बिहार के बाहर राष्ट्रीय राजनीति पर इसका कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। क्या आपको ये भी लगता है कि जो एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन अभी दिख रहा है उसमें भी बदलाव हो सकता है अगले कुछ दिनों में? बिहार में नहीं, मैंने ये बात कही है, कैमरे पे कही है कि जो अगला असेंबली का चुनाव है बिहार में, वो अभी का जो फॉर्मेशन है इस फॉर्मेशन में नहीं होगा। इतना तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जितनी मेरी थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है, कि एक साइड बीजेपी और दूसरे साइड 7 दलों का जो महागठबंधन है, इस फॉर्मेशन में असेंबली इलेक्शन तो नहीं होगा। कौन इधर उधर जा सकता अब है? ये नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन इस फॉर्मेशन में नहीं होगा। और कब होगा, ये क्या चेंज होगा, मैं नहीं ये बता सकता हूँ, लेकिन इस फॉर्मेशन में अगला चुनाव संभव ही नहीं है कि 7 दल मिलके वो एक फॉर्मेशन बना के सरकार चलाना। एक बात है, जब आप सरकार चलाते हैं तो कई वजहों से लोग एक साथ जुटे रहते हैं, लेकिन चुनाव लड़ना, राजनीतिक लड़ाई लड़ना, उसमें प्रायोरिटीज अलग है, लोगों के अपने इंटरेस्ट अलग हैं। संदेह है कि नीतीश कुमार फिर इधर उधर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें संदेह क्या बात है? इसमें आपको नहीं संदेह है? कौन आज राज्य में, आप बताइए मुझे कि बिहार में कौन इस बात की गारंटी ले सकता है कि नीतीश कुमार इधर उधर नहीं हो सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो होंगे। आपने जो सवाल किया कि मुझे संदेह है कि नहीं, आप राज्य में घूम कर देख लीजिए, कौन एक आदमी है जो नीतीश कुमार की गारंटी ले सकता है? खुद स्वयं से नीतीश कुमार अगर ये कह रहे हैं कि मैं, उन्होंने भी नहीं कहा कि अब कुछ भी हो जाए अब नहीं करूंगा, चेंज नहीं करूंगा। हालांकि पीछे उन्होंने कहा फिर पलट गए, वो अलग बात है, लेकिन अब तो वो भी नहीं कह रहे हैं कम से कम। जब आप ये कह रहे हैं कि देश की राजनीति पर कोई असर नहीं होगा, तो जाहिर है नीतीश कुमार इससे बड़े नाराज हो गए और उनका स्टेटमेंट आपने सुना ही होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में जो कुछ भी हुआ है इसका एबीसी प्रशांत किशोर को नहीं पता है और अंड बंड बोलता रहता है। नहीं, ठीक बात है। मतलब मुझे एबीसी नहीं पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मानने में। नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा एज भी हो गया है, बुजुर्ग नेता हैं, तो जो कहते हैं तो उस पर टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि भाई, आपको तो पता है ए से जेड तक, आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। आप बता दीजिए हम जैसे ना समझों को, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम लोग को एबीसी आता नहीं है, तो आप हम लोग को बता दीजिए। चलिए हमको छोड़िए, देश की जनता को, बिहार की जनता को बता दीजिए कि आपने 17 साल में क्या किया। वो ये कहते हैं कि बहुत किया। अरे बहुत का कुछ एक दो एग्जाम्पल तो दे दीजिए। ये बता दीजिए कि बिहार 2004-05 में सबसे गरीब राज्य था देश का, आज वो अगर नहीं है तो वो बता दीजिए। बिहार देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार में थे 2004-05 में, आज भी देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार में ही हैं। सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग बिहार में रहते थे 2004-05 में, आज भी देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग बिहार में ही रहते हैं। तो किन मानकों पर आपने बिहार को बदल दिया, इसको आप बताइए। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप समझदार हैं, आपको ये सेट आता है, आप मुझे बता दीजिए, मैं वही मान लूंगा। अच्छा, वो ये भी कह रहे थे कि हमने सलाह दी थी उनको कि आप जो अलग अलग लोगों के लिए 10 लोगों के लिए काम करते हैं वो छोड़ दें, एक साथ काम करें। क्या बात हुई थी? नहीं भाई, उन देखिए, जिसके साथ भी आप काम करते हैं और थोड़ी सफलता मिल जाती है तो वो आदमी यही चाहता है कि आप उसी के साथ रहिए आगे। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी, चुनावी सफलता मिली, तो नीतीश जी ने जरूर एक बार नहीं कई बार ऐसा कहा कि अब आप किसी के लिए मत काम कीजिए, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर मुझे उन्होंने एडवाइजर भी बनाया और उनकी ऐसी इच्छा थी कि मैं उन्हीं के साथ रहूं। मेरी को वो सूट नहीं करता था, या मेरे को लगा कि नहीं मुझे वो नहीं करना है, मुझे कुछ दूसरा करना है, तो मैं स्वतंत्र हूँ काम करने के लिए। वो नीतीश जी की सोच है, और जो बात वो कह रहे हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कई बार कहा इस बात को। लेकिन एक बार जिनके साथ मैं काम उसके बाद करता रहा हूँ, उन्हीं के भरोसे तो जाके उन्हीं के साथ तो चाय पी रहे हैं आप, उन्हीं केसीआर के साथ आप चाय पी रहे हैं, उन्हीं नेताओं के साथ आप चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसके जरिए राष्ट्र के स्तर पर अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, और दूसरा आदमी जाकर उनके साथ काम कर रहा है तो वो आदमी पागल है, और आप करें तो बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है 2024 के लिए जो नीतीश कुमार एक कोशिश कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की, आपको इसमें कितनी गंभीरता दिखती है, कितना इसमें दम दिखता है? देखिए, मेरी जितनी समझ है राजनीति की, इन प्रयासों का कोई बहुत ज़्यादा असर ज़मीन पर होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा कि सिर्फ नेताओं के एक साथ बैठने से, चाय पीने से, नाश्ता करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ज़मीन पर तो कुछ बदलता नहीं है। जब तक आप कोई चेहरा, विश्वसनीय चेहरा, एक क्रेडिबल नैरेटिव, एक संगठन जो कि ज़मीन पर सही मायनों में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर समाज के साथ खड़ा हो, लोगों की बात कहे, लोगों के साथ लड़ाई लड़े,
इन चीज़ों पर आप काम नहीं करेंगे तो सिर्फ दिल्ली में बैठ के 2-4 लोगों से औपचारिक मुलाकात कर लेने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं की जा सकती है। आपको क्या लगता है, चूंकि आपने कई दलों के नेताओं से साथ काम किया है, नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो आपको लगता है नीतीश कुमार में नहीं है? नहीं, ये बात नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कैपेबिलिटी और क्या है क्या नहीं की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा दल है बीजेपी। उनके दशकों के काम हैं, उनका संगठन है, उनका हर राज्य में प्रेजेंस है, लोग जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है वो आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक संगठन, एक नैरेटिव, एक चेहरा और जमीन पर प्रयास, ये तो है। अब उसके सामने अगर आप बेहतर चेहरा लाएंगे, अगर आप उससे बेहतर नैरेटिव देंगे, अगर ग्राउंड पर उससे बेहतर संगठन खड़ा कर पाएंगे, कोई बेहतर नैरेटिव बना पाएंगे, तभी तो आप चुनौती दे पाएंगे। तो लॉजिक की बात है, किसी व्यक्ति के आकलन की बात नहीं है। अगर आपके पास 4 चीज़ें हैं जो आपको जिता रही हैं, तो अगर मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं या आपको हराना चाहता हूं, तो उन 4 में से कम 3 पहलुओं पर तो मुझे आपसे बेहतर करना होगा। तो नीतीश कुमार के पीएम चेहरे को लेकर जो भी बातें हो रही हैं, आपको कितना ये व्यवहारिक लगता है कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? भाई, जहाँ जो ऑफिशियल बात कौन कर रहा है? ऑफिशियली जदयू ने अब प्रस्ताव देके कहा कि ये चेहरा नहीं है। नीतीश जी स्वयं से रोज जो मैं जहाँ कहीं भी सुनता हूँ आप लोगों के माध्यम से, वहाँ यही बता रहे हैं कि मैं चेहरा नहीं हूँ, मैं कंटेंडर नहीं हूँ। तो ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी बात है कि ये चेहरा है। भाई, किसने कहा कि चेहरा है? जदयू खुद नहीं कह रही है, नीतीश जी खुद नहीं कह रहे हैं, कोई दूसरे विपक्षी दल ने नहीं कहा है। तो वो चेहरा हैं या हो सकते हैं, ये बात किसने कही? अगर कोई कहे तब तो उस पर कोई टिकट। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जो कैमरे पर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं है? हम तो उसी पर जाएंगे जो वो कैमरे पे कह रहे हैं। कैमरे के पीछे तो वो क्या कर रही है मुझे पता नहीं है, उस पर स्पेकुलेशन ही हो जाएगा। कैमरे के पीछे तो वो ये भी सोच रहे होंगे कि फिर से बीजेपी कैसे जाऊं, तो उस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। अच्छा, एक और कोशिश हुई है, आज लखनऊ में एक पोस्टर लगा जिसमें नीतीश प्लस अखिलेश कहा गया कि अब मोदी सरकार गई, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कितना दम है? फिर वही बात है, आप चाहे नीतीश प्लस एक्स प्लस वाई करे, एक्स प्लस जेड करे, वो ऐड होना चाहिए ना भाई किसी चीज़ में। नीतीश जी और अखिलेश जी के साथ में आने से यूपी बिहार में आमूल चूल परिवर्तन राजनीतिक हो जाएगा। लोगों के मन में ऐसी भावना हो जाएगी कि नहीं, ये बिल्कुल ऑल्टरनेटिव नया है, इसमें कुछ उनके लिए बेहतर है। वो बात अभी नहीं दिख रही है। ज़मीन पर अगर कुछ होगा तो हम लोग देखेंगे, तब उस समय टिप्पणी आकलन किया जा सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं देखता है। पोस्टर तो कोई, हम यहाँ पोस्टर अमेरिका के प्रेसिडेंटशिप का लगा दे कि प्रशांत किशोर नए प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं, तो उस पर क्या टिप्पणी हो जाएगी? आप पोस्टर लगाने पे तो कोई रोक है नहीं। कोई आदमी 150-2,000 रुपये खर्चा करके पोस्टर छपवा सकता है। अच्छा, मोटे तौर पर जो बातें कही जा रही हैं कि हम एकजुट हो जाएंगे, विपक्षी पार्टियां एक साथ हो जाएंगी तो फिर ऐसा आंकड़ा आ जाएगा, आपको लगता है कि 1990 की दशक की जो राजनीति थी वो अभी भी है और उस आधार पर सब कुछ हो सकता है? देखिए, पेपर पे जो लोग विपक्ष में हैं, अगर वो सब साथ में आ जाएं, सब एक साथ मिलकर काम करने लगे, एक चेहरे पे सहमति हो जाए, एक बड़ा नैरेटिव हो जाए, सारे दलों के कार्यकर्ता अपनी ताकत लगा दें, उनके समर्थक इसके पीछे खड़े हो जाएं, तो पेपर पे तो सब ठीक ही लगेगा। लेकिन कहना एक बात है और इसको कर पाना बहुत मुश्किल है। नीतीश जी का ये कोई पहला प्रयास तो है नहीं। 2014 में आपको याद होगा कि जनता दल के जो ओरिजिनल धड़े हैं, सो कॉल्ड, मुलायम सिंह जी की पार्टी, नीतीश जी, लालू जी, देवगौड़ा जी और जितने इस तरह के छोटे छोटे दल रहे हैं जनता दल की मुख्य धारा से निकले हुए, 14 के लोकसभा के बाद 2-3 महीनों के भीतर ये साथ में बैठे और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम मर्ज होकर एक एंटिटी हो जाएंगे। उसका क्या परिणाम निकला? तो इंटेंट, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होना आंसर है, हाँ बिल्कुल है। तो क्या आप कोई भी आप कल दल बना लें, उसकी भी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी आप हरा सकते हैं। कोई ऐसा चेहरा तो आपको अभी दिखता होगा? क्योंकि थियोरेटिकली तो बीजेपी को 40% वोट मिल रहा है, तो 60% तो खाली है, बीजेपी के विपक्ष में पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से तो कोई भी हरा सकता है। लेकिन चैलेंज ये है कि वो 60% वोट किस दल, किस चेहरे, किस नैरेटिव, किस फॉर्मेशन के पास वो ताकत है जो इस 60% का एक बड़ा पोर्शन अपने साथ जोड़ पाए।
अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि मोदी बनाम विपक्ष की जो लड़ाई है, इसमें जो फासला है, गैप है, आपको कितना दिखता है? बहुत ज़्यादा है या भाई मैं कम है? उस परिचर्चा में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। इस एक तो ये बात है कि मेरी मेरा ऑब्जेक्शन भी है। आप लोग चूंकि पूछते हैं सवाल का तो मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने उस काम को छोड़ दिया है, मैंने अपने आप को उससे अलग कर लिया। अनुभव समझ तो हो गई। अनुभव समझ है, इसलिए कुछ सवालों का जवाब दे रहा हूँ। अब डे टू डे क्या होगा नहीं होगा, बीजेपी को कौन हराएगा, कितना फासला है, इसका मुझे कोई इल्म नहीं और मैं उससे इल्म रखना भी नहीं चाहता हूँ। मैं जब बिहार आया और आने से पहले जो मैंने यहाँ सीखा समझा, लोगों से जो फीडबैक लिया, लोगों ने ये बताया कि भाई आपने जो देश भर में किया है उसको अब छोड़ दीजिए, आप बिहार में स्थिर होकर हम लोग के साथ रहिए, यहाँ पर वो काम कीजिए, यहाँ पर कुछ बेहतर प्रयास कीजिए। मैं पूरी तरीके से उसके लिए संकल्पित हूँ। मैं मई से यहाँ आया हूँ, आपने देखा होगा मैं किसी राज्य में जाकर कोई राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार में घूम रहा हूँ, यहाँ के गाँवों में, यहाँ के शहरों में लोगों से मिलना, उनसे परिचय करना, उनसे यहाँ के विषयों को समझना, और ये काम अगले 1-1.5 साल तक करता रहूँगा। 2 अक्टूबर से जब मैं अपनी पदयात्रा शुरू करूँगा तो अगले 1-1.5 साल तक घर वापस लौटे बगैर गाँव में ही रहना, वहीं पर लोगों से मिलना, उनसे संवाद करना, उनसे सीखना समझना, यही मेरा अभी प्रयोजन है। पदयात्रा के बाद ही मैं कोई टिप्पणी कर पाऊंगा कि आगे का रास्ता कैसा और कब होगा, कब बनेगा और कैसा बनेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि चूंकि राहुल गांधी को लेकर आपकी राय पहले भी आती रही है, अभी आपको क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को अभी आप कहाँ देख रहे हैं? कुछ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, राहुल कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी बड़ी लेगेसी है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति, हर दल को अधिकार है कि वो चाहे वो प्रयास कर सकते हैं, वो कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो यात्रा कर रहे हैं, इसका कितना असर होगा नहीं होगा इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जो बात मैं दूर से देख के जो मैं कह सकता हूँ कि एक चीज़ जो मेरी समझ में नहीं आ रही है या जो मैं टिप्पणी करने की स्थिति में हूँ कि यात्रा का जो रूट है वो ज़्यादातर ऐसे राज्यों में है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला नहीं है। तो अगर आप बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ या उनके राजनीतिक संगठन, राजनीतिक शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं या कुछ उसमें करना चाहते हैं, तो मेरी समझ तो ये है कि आपको यात्रा वहाँ करनी चाहिए थी या यात्रा का एक बड़ा पोर्शन वहाँ से भी होना चाहिए था। मान लीजिए कि मैं बिहार में कुछ करना चाहता हूँ और मैं इस तरह का जो प्रयास मैं बिहार में कर रहा हूँ ये तमिलनाडु में जाकर करूँ तो लोग तो हंसेंगे उस पर। तो यात्रा का जो रूट है वो केरल में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है। इन राज्यों में तो बीजेपी है ही नहीं इतनी बड़ी ताकत आज के तारीख में कम से कम। और अगर इन राज्यों में ताकत जो राजनीतिक शक्तियां हैं, जैसे केरल ले लीजिए, तो केरल में तो लेफ्ट और कांग्रेस में मुकाबला है। आप बहुत ताकत लगाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझिए समर्थन भी मिल गया, उसका राजनीतिक परिणाम भी कुछ मिला, तो उससे एंटी बीजेपी के स्पेस में बढ़ोतरी कहाँ से होगी? वो लेफ्ट के खाते में जाए या कांग्रेस के खाते में जाए, सीट तो एंटी बीजेपी के उतनी ही रहनी है। तो जिन लोगों ने भी इस यात्रा की परिकल्पना की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेहतर ये होता कि जिन राज्यों में बीजेपी को राजनीतिक सामाजिक विचारधारा के आधार पर जहां आप उनको चुनौती देना चाहते हैं या लोगों को उसके बारे में बताना, सिखाना, समझाना चाहते हैं, उन राज्यों में ज़्यादा प्रयास होना चाहिए था। लेकिन अब कांग्रेस कर रही है तो ज़रूर उसके पीछे उनकी सोच होगी और हमसे तो बहुत बेहतर सोच वाले उनके पास लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो कर रहे हैं, उसको देखिए उसका क्या असर होता है। केसीआर से आपके काफ़ी करीबी रिश्ते रहे हैं, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि केसीआर अभी हाल में आए थे, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तस्वीर जिसमें नीतीश कुमार उठ रहे थे, केसीआर उनको बैठने कह रहे थे। फिर बात आई कि भाई वो जो है कांग्रेस को छोड़कर एक फ्रंट की कल्पना कर रहे थे और नीतीश कुमार कांग्रेस को साथ लेकर फ्रंट की बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये क्या चल रहा है, अभी क्या दिख रहा है आपको? नहीं, फिर वही बात है कि पेपर पे विपक्षी एकता की बात करना और उसको मूर्त रूप देना, दोनों दो बातें हैं। और आपने एक कॉन्ट्राडिक्शन की बात कही है, ऐसे सैकड़ों कॉन्ट्राडिक्शंस संगठन के आधार पे, विचारधारा के आधार पे, ज़मीनी हकीकत के आधार पे आपको दिखेंगे। यही वजह रही है कि 14 के बाद कोई भी इसमें बहुत सार्थक और प्रमाणिक परिणाम नहीं आया है। अब अगर कोई फिर नया आदमी प्रयास कर रहा है तो मैं यही कह सकता हूं कि अभी तक के अनुभवों के आधार पे और जो मेरी थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है उसके आधार पे
इसको कर पाना करीब करीब नामुमकिन है, लेकिन कोई प्रयास करता है तो करने में दिक्कत क्या है, करने दीजिए। अच्छा, आप ज़ाहिर है घूम रहे हैं, अभी कोई राजनीतिक दल की बात आपने नहीं कही है, लेकिन जो दिख रहा है उसमें बहुत संभावना इस बात की है कि आप राजनीतिक दल बनाएंगे। तो ये क्या तय हो गया है कि दल बनेगा तो गठबंधन में जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे? नहीं, ये बिल्कुल तय नहीं है। इतना जरूर तय है कि ये जो यात्रा मैं कर रहा हूँ उसके 3 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य ये है कि समाज के माध्यम से, समाज की मदद से लोगों के बीच बैठ के, गांव, पंचायत, शहर में लोगों के साथ बैठ के ये निकाला जाए कि कौन से ऐसे 40-50 हज़ार सही लोग हैं जिनको साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है। जब दूसरा प्रयास ये है कि पंचायत वाइज और नगर वाइज समस्याओं और संभावनाओं को समझ के एक मैनिफेस्टो बनाया जाए पंचायतों के और हर नगर के, ताकि अगर कल आपको सरकार बनाना है या अगर आपको कुछ काम करने का अवसर मिलता है तो आप पंचायत वाइज ये प्राथमिकता के आधार पर बता सकें कि कौन सी 5 चीज़ें आप करेंगे उस पंचायत में। और तीसरा प्रयास ये है कि बिहार के लोगों के समग्रता को समझते हुए, उनकी ताकत को, उनकी समझ को, कोई भी जो आप विजन बना रहे हैं अगले 15 साल के बिहार के विकास का, उनमें उनके सलाह को शामिल करना। ये करने के बाद जब ये लोग बैठेंगे साथ में, इन सारे जानकारियों के साथ बैठेंगे, उस समय तय करेंगे कि दल बनाना है तो कैसे बनाना है, और अगर दल बनाना है तो उसको चलाया कैसे जाना है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है। यदि दल बनता है तो गठबंधन की बात होगी या अकेले चलेंगे? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जब आप एक नई राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, एक नए तरीके के प्रयास की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप पुराने लोगों के साथ जुड़कर बनाएंगे तो उसकी विश्वसनीयता भी खत्म होगी और उसका कोई परिणाम भी फलीभूत नहीं होगा। जो कुछ भी होगा वो इस बैनर के तहत ही करेंगे और इसी प्रयास में लगे हुए हैं। दल बनेगा नहीं बनेगा ये वही लोग तय करेंगे जो इस पद यात्रा के दौरान निकल कर आए। जा रहे हैं, लोगों के बीच मिल रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी चल पा रही होंगी। लालू यादव का लंबा समय, नीतीश कुमार का लंबा समय, क्या लोग फीडबैक दे रहे हैं इन दोनों के बारे में? देखिए, मैं यहाँ आने से पहले भी मैंने एक सर्वे कराया था पूरे राज्य में, उसमें करीब करीब 67% लोगों ने ये बताया था कि भैया बिहार में कुछ नया और बेहतर होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो किस पार्टी के सपोर्टर हैं, किस वर्ग से आते हैं, किस समाज से आते हैं। अब जब मैं पिछले 5 महीने से घूम रहा हूँ तो मुझे करीब करीब वो बात वैसे ही वैलिडेट होती हुई दिखती है। लोग ये बता रहे हैं कि भैया यहाँ कुछ नया और बेहतर होना चाहिए, लेकिन इस पर प्रमाणिक तौर पे मैं आपको तभी कह सकता हूँ जब मैंने यहाँ पदयात्रा के बाद साल भर बिता लिया हो, गांव, देहात, शहर, पंचायत में जाकर मैंने अपने से समय बिताया हो, लोगों से बात करी हो, समझा हो, सीखा हो, उसके बाद ही मैं प्रमाणिक तौर पे आपको कह पाऊँगा कि एग्जैक्टली लोग क्या चाहते हैं। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि जो अभी तक हो रहा है इससे बिहार के लोगों में कोई बहुत आशा या बहुत खुशी है, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट या तो लोग नाराज हैं या उदासीन हैं। तेजस्वी यादव ने 10 लाख की बात कही थी, पिछले चुनाव में काफ़ी भीड़ जुटने लगी। इस बार नीतीश कुमार ने कहा 20 लाख रोजगार देंगे, तो ये सारी बातें भी क्षेत्र में बताते हैं लोग। देखिए, तेजस्वी यादव ने क्या कहा उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एक बार को आप कह सकते हैं कि वो चुनाव के दौरान कई तरह की बातें लोग कहते हैं, पार्टियाँ कहती हैं, उसको लोगों ने गंभीरता से लिया, कितना लिया मैं इस पर दावा नहीं कर सकता हूँ। उनका कई लोग ये भी बताते हैं भाई उनको अनुभव नहीं है इसलिए उन्होंने कह दिया होगा। खुद नीतीश कुमार ये चुनाव के दौरान कहते रहे कि तेजस्वी को अनुभव नहीं है इसलिए ऐसा वो कह रहे हैं। मेरे लिए जो ज़्यादा चिंता वाली बात है कि नीतीश कुमार ने ये घोषणा अब करी है 15 अगस्त को कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। अब चिंता की बात इसलिए है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप 15 साल 16 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको इस बात का एहसास हुआ कि आप 10 लाख सरकारी नौकरी दे सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी इतनी है या दी जा सकती है या दी जा सकती थी तो आपको पहले किसने रोका था, पहले ही दे देते। लेकिन चलिए अब मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है तो मैंने इस बात को लेकर ये जवाब दिया है ज़रूर कि अगर नीतीश कुमार जी या ये सरकार अगले 1 साल में 10 लाख नौकरी दे दे तो हमें कोई काम की व्यक्तिगत तौर पे कमी नहीं है। मैं अपने इस अभियान को वापस ले लूँगा और उनके समर्थन में, अभियान ही वापस नहीं ले लेंगे, उनके समर्थन में जैसे 15 में काम कर रहे थे वैसे काम करेंगे, उनका झंडा लेकर ढोएंगे। आप 10 लाख लोगों को नौकरी देके दिखा दीजिए अगले 1 साल में। 1 महीना तो निकल गया, 11 महीना बचा है। आप 11 महीना में 10 लाख लोगों को नौकरी देके दिखा दीजिए। मैं मान लूँगा, आपको नेता मान लूँगा, आपके पीछे झंडा लेके घूमूंगा और कोई दूसरा ये जो प्रयास कर रहे हैं ये सब
करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग दूसरा कुछ कर लेंगे। देखिए, बिहार में काम होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्रशांत किशोर करें। अगर नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं तो हम सबको मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। और 10 लाख सरकारी नौकरी देने का मतलब है कि समाज के राज्य शासकीय स्तर पे और सामाजिक स्तर पे कई बेहतर काम होंगे। तो अगर ये कर देते हैं तो बिल्कुल मैं उनके पीछे खड़ा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए आपने एक जगह मैंने पढ़ा कि आपने कहा कि फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर उनको बना देना चाहिए। वो तो इसलिए कहा कि पिछले 10 साल के सारे उथल पुथल में फेविकॉल का जो ऐड आता है उसमें लिखा है कि कुछ भी हो जाए ये जोड़ टूटेगा नहीं। तो बिहार में एक ही जोड़ है जो टूटा नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी और नीतीश कुमार का जोड़, बाकी सारे जोड़ बने और टूट गए। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर लोग बताते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत ब्रांडिंग की समझ है, अगर फेविकॉल के ब्रांड मैनेजर मुझसे मिलते तो मैं उनको बताता कि नीतीश कुमार जी से बेहतर ब्रांड एम्बेसडर आपका कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि इतनी उथल पुथल के बाद भी नीतीश जी और मुख्यमंत्री के कुर्सी का जो गठजोड़ है, जो जोड़ है, वो टूटा नहीं है पिछले 10 साल में। तो आपको क्या संभावना दिखती है जो पॉलिटिकल गठजोड़ का जो ये है, ये भी चलता रहेगा, ये भी फेविकॉल की तरह अब रहेगा आगे? नहीं, मैंने जैसा आपको पहले कहा कि अभी जो व्यवस्था है ये कुछ दिन तो जरूर चलेगी। जब भी पिछले 10 साल का अनुभव यही बताता है कि जब भी आप कोई नया गठबंधन इस तरह का प्रयोग करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि ये चलेगा। जब ये कुछ दिन चलेगा तो आपको परेशानी नज़र आएगी। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि सरकार के चलने में जो परेशानियां आ रही हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इशू आ रहा है, वो तो आप लोग के सामने है। अब ये किस रूप में परिलक्षित होगा, इसका परिणाम क्या होगा, वो भविष्य के गर्त में है। मैं इतना एक दावा लास्ट आपको फिर से किए दे रहा हूँ कि अगला विधानसभा का चुनाव आज जो 7 दलों का महागठबंधन और एक साइड बीजेपी है, इस फॉर्मेशन में नहीं होगा। वो फॉर्मेशन बदल जाएगा। अब वो कब बदलेगा, कितना बदलेगा, ये समय और भविष्य में ही पता चलेगा। आखिरी सवाल, 2024 में क्या होगा? नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर कुछ उलटफेर होगा? और 25 में क्या होगा बिहार में? मुझे इस तरह की भविष्यवाणी करने का कोई मतलब ना मेरे पास क्षमता है, ना मेरी आदत है। मैं वो भविष्यवाणी करना नहीं चाहता हूँ और मुझे उसकी समझ भी नहीं है। अच्छा, अपनी पदयात्रा के बारे में बता दीजिए कि जो पदयात्रा आप शुरू करने जा रहे हैं, चूंकि ये बहुत लंबी यात्रा है, लगातार होगी, कितने बड़े स्तर पर ये पूरा सब कुछ होगा? 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से चलना शुरू करूंगा और बिना वापस घर आए हुए, मतलब अगर बीमार नहीं पड़े या कोई फैमिली में इमरजेंसी नहीं हुई, तो पदयात्रा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए इस पूरे बिहार में करीब 3,500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। सारे नगर और प्रखंड तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इस दौरान गाड़ी पर, ट्रेन पे, बस पे, प्लेन पर नहीं चढ़ेंगे। जहां पर शाम होगी वहीं पर रुकेंगे और अगले दिन वहीं से फिर चलना प्रारंभ करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।